नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। विपक्ष को झटका, वोटर लिस्ट से नाम जोड़ना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नाम हटाना सिर्फ ईसीआई का अधिकार। मोदी सरकार का ओबीसी क्रीमी लेयर का नया प्रस्ताव, आरक्षण में बड़ा बदलाव संभव। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब चुनाव में फिर रूडी का दबदबा, बालियान को हराया। सट्टेबाजी ऐप केस में फंसे सुरेश रैना, ईडी ने पूछताछ के लिए भेजा नोटिस। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा बयान दिया है। अदालत ने साफ कहा है कि मतदाता सूची से नाम जोड़ना या हटाना भारत निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल बागची की बेंच ने यह भी माना है कि आधार कार्ड को नागरिकता का सबूत नहीं माना जा सकता। वहीं कपिल सिब्बल ने दलील दी है कि एसआईआर में शामिल कई दस्तावेज बिहार के आम लोगों के पास नहीं है। इस पर कोर्ट ने कहा है कि नागरिकता साबित करने के लिए कुछ ना कुछ तो पेश करना ही पड़ेगा, चाहे फैमिली रजिस्टर हो, पेंशन कार्ड हो या अन्य वैध दस्तावेज। एडीआर की याचिका में आरोप है कि एसआईआर की प्रतिक्रिया से लाखों लोग अपने प्रतिनिधि चुनने के अधिकार से वंचित हो सकते हैं। चुनाव आयोग ने कोर्ट को बताया कि जनसांख्यिकी में बदलाव, शहरी पलायन और मौजूदा मतदाता सूची की खामियों को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के सचिव पद के लिए इस बार का चुनाव हाई प्रोफाइल और रोमांच से भरा रहा, जहां मुकाबला भाजपा बनाम भाजपा का था। मौजूदा सचिव और भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी ने अपनी ही पार्टी के पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान को हराकर चौथी बार ये पद अपने नाम कर लिया है। करीब 100 वोटों के अंतर से मिली इस जीत में रूडी को 391 वोट हासिल हुए, जबकि बालियान को 291 वोट मिले। इस बार रिकॉर्ड 707 सदस्यों ने मतदान किया, जिनमें 38 ने डाक मत का इस्तेमाल किया और बाकी 659 ने मौके पर पहुंचकर वोट डाले। पहली बार इतना बड़ा मतदान देखने को मिला, जिसमें भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत सत्ता और विपक्ष के कई दिग्गज नेताओं ने हिस्सा लिया। दोनों ओर से बड़े नेताओं ने चर्चा संभाला है। रूडी को कांग्रेस, सपा, टीएमसी और निर्दलीय सांसदों का समर्थन मिला, तो बालियान के पक्ष में भाजपा के निशिकांत दुबे जैसे नेताओं ने प्रचार किया। मुकाबला इतना दिलचस्प रहा कि चुनाव से पहले दोनों खेमों में फोन कॉल्स और व्यक्तिगत संपर्क से वोटरों को लुभाने की भरपूर कोशिश की गई। आखिरकार 2 दशक के प्रयास और नेटवर्क का फायदा उठाते हुए राजीव प्रताप रूडी ने एक बार फिर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के सचिव पद पर अपना दबदबा कायम रखा। महाराष्ट्र निकाय चुनाव से पहले राजनीतिक गलियारों में उठापटक तेज हो गई है। राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे ने आगामी नगर निकाय चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बजाय बैलेट पेपर से मतदान कराने की बड़ी मांग की है। मंगलवार को मनसे के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात कर अपनी मांगों की सूची सौंपी, जिनमें वीवीपैट यानी वोटर वेरिफिएबल पेपर, ऑडिट ट्रेल्स के इस्तेमाल को भी शामिल किया गया है। मनसे नेताओं का कहना है कि मतदाता सूची में गड़बड़ी और ईवीएम पर भरोसा कम होता जा रहा है, जिससे लोकतंत्र खतरे में है। इस मुद्दे पर शिवसेना भी अपनी आवाज बुलंद कर रही है और वे भी मतपत्र से चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। सत्ताधारी महायुति गठबंधन के सामने ये मांग राजनीतिक चुनौती बनकर उभर रही है। चुनाव आयोग और अन्य राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया भी अहम होगी। दिल्ली से बड़ी खबर, जहां केंद्र सरकार ने ओबीसी क्रीमी लेयर के दायरे में बदलाव के लिए एक नया प्रस्ताव तैयार किया है। इस प्रस्ताव का मकसद आरक्षण का लाभ वास्तव में जरूरतमंद और कम आय वाले ओबीसी वर्ग तक पहुंचाना है। इसमें खास बात यह है कि केंद्रीय और राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों, विश्वविद्यालय और निजी क्षेत्रों में काम करने वाले ऐसे लोग जो क्रीमी लेयर की आय सीमा में आते हैं, उन्हें भी क्रीमी लेयर के तहत रखा जाएगा। यह प्रस्ताव कई विभागों के परामर्श से बनाया गया है, जिनमें सामाजिक न्याय मंत्रालय, शिक्षा विभाग, कार्मिक प्रशिक्षण और नीति आयोग शामिल है। सरकार का मकसद है कि ओबीसी आरक्षण केवल उन लोगों को मिले जो आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर है, जबकि जो पहले से ही संपन्न और उच्च पदों पर हैं, उन्हें इससे बाहर रखा जाए। 1992 के सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद से क्रीमी लेयर की अवधारणा लागू की गई है और अब सरकार इस आय सीमा में संशोधन कर इसके दायरे को और भी बेहतर बनाना चाहती है। ये कदम ओबीसी समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव साबित हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में आज एक जनहित याचिका को लेकर सख्त तेवर देखने को मिला।
याचिका में देश भर के राज्य निर्वाचन आयोगों को निर्देश देने की मांग की कि वे राजनीतिक दलों की कथित गैरकानूनी गतिविधियों पर नजर रखें और रोकथाम करें, जिससे देश की संप्रभुता और अखंडता प्रभावित हो रही है। हालांकि चीफ जस्टिस बी.आर. गवई की अगुवाई वाली बेंच ने इस याचिका को प्रचार हित याचिका करार देते हुए सुनवाई से साफ इनकार कर दिया है। पीठ ने कहा है कि इस तरह के मामले सीधे सुप्रीम कोर्ट के आने के बजाय संबंधित हाई कोर्ट में उठाए जाने चाहिए। याचिकाकर्ता को चेतावनी देते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि मुझे ये तेवर मत दिखाओ, मैंने आपको पहले भी अवमानना से बचाया है। उन्होंने याचिकाकर्ता को जनहित याचिका वापस लेने और वैकल्पिक उपाय अपनाने की अनुमति भी दी। इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों की अवैध गतिविधियों पर नजर रखने की संयुक्त योजना बनाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, 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 आवाज इंडिया। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में रखने और टीकाकरण के आदेश के बाद अब मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै पीठ ने भी इस दिशा में बड़े कदम उठाने के संकेत दिए हैं। कोर्ट के सामने पेश आंकड़े चौंकाने वाले हैं। सिर्फ तमिलनाडु में इस साल अब तक 3.67 लाख डॉग बाइट के मामले सामने आए हैं, जिनमें 20 लोगों की मौत रेबीज के कारण हुई है। याचिकाओं में सड़कों, मंदिरों और सार्वजनिक स्थलों पर कुत्तों के हमलों का मुद्दा उठाया गया। अदालत ने कहा है कि वे सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का गहन अध्ययन कर संयुक्त आदेश जारी करेंगे। इससे संकेत मिलता है कि जल्द ही राज्य सरकार को भी निर्देश दिए जा सकते हैं। वहीं इस मुद्दे पर समाज दो हिस्सों में बटा नजर आ रहा है। एक और कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश का समर्थन कर रहे हैं। उनका कहना है कि हिंसक होते कुत्तों पर नियंत्रण जरूरी है ताकि किसी की जान न जाए। वहीं पशु कल्याण कार्यकर्ता इन आदेशों पर सवाल उठा रहे हैं। उनका तर्क है कि शेल्टर होम की कमी, प्रशिक्षित स्टाफ का अभाव और संसाधनों की कमी के कारण इन कुत्तों की देखभाल नहीं हो पाएगी। वे नसबंदी और टीकाकरण अभियान को ही समस्या का स्थायी समाधान मानते हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये कुत्ते भी समाज का हिस्सा हैं और उन्हें भी जीने का अधिकार है। ये बहस लगातार गहराती जा रही है। कई बॉलीवुड सितारों ने भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ आवाज उठाई है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर के परमाणु हमले की धमकी पर AIMIM चीफ असुद्दीन ओवैसी भड़क गए हैं। उन्होंने मुनीर की भाषा को सड़क छाप बताते हुए ये बेहद निंदनीय बताया है और ये भी कहा है कि ये तब हुआ है जब ये बयान अमेरिकी जमीन से आ रहा है। ओवैसी ने मोदी सरकार से मांग की है कि विदेश मंत्रालय के बयान से आगे बढ़कर अमेरिका के सामने इस मुद्दे को सख्ती से उठाया जाए। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान से लगातार मिल रहे खतरों के मद्देनजर भारत का डिफेंस बजट बढ़ाने की भी अपील की है। वहीं विदेश मंत्रालय पहले ही साफ कर चुका है कि भारत किसी भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल को बर्दाश्त नहीं करेगा। हरियाणा के नूह जिले में मंगलवार शाम एक छोटी सी तकरार भयंकर झड़प में बदल गई। राजस्थान सीमा के पास मुंडाका गांव के दुकान के बाहर गाड़ी खड़ी करने को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ। देखते ही देखते मामला हिंसा में तब्दील हो गया, जिसमें पथराव के साथ कांच की बोतलें भी चली। इस झड़प में लगभग 10 लोग घायल हो गए, जबकि एक मोटरसाइकिल और जुग्गी जलकर भस्म हो गई। पुलिस ने तुरंत मौके पर भारी बल तैनात कर स्थिति को नियंत्रण में कर लिया। बुधवार को नूह में शांति बनी हुई है और प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है। गणेश चतुर्थी का त्योहार करीब आ रहा है और मुंबई में उत्सव की तैयारियां पूरी तरह शुरू हो चुकी हैं। इस बार अडानी इलेक्ट्रिसिटी ने BMC आपदा प्रबंधन विभाग के साथ मिलकर एक अहम पहल की है, जिसके तहत मुंबई के विभिन्न गणेश मंडलों के स्वयंसेवकों को विद्युत सुरक्षा का विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये फास्ट रिस्पॉन्डर ट्रेनिंग प्रोग्राम खास तौर पर खार, सांता क्रूज, चेंबूर, दहिसर और बोरीवली जैसे इलाकों में आयोजित किया जा रहा है, जहां अडानी इलेक्ट्रिसिटी के विशेषज्ञ स्वयंसेवकों को बिजली से जुड़ी खतरों से बचने की जरूरी जानकारियां और तकनीकी सिखाई जा रही हैं। प्रशिक्षण में एक्सकेवेशन सेफ्टी, उचित भार की गणना, सुरक्षित वायरिंग सिस्टम, बारिश और गीली परिस्थितियों में
विशेष सावधानी और आपातकालीन सुरक्षा उपाय जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया गया है। अडानी इलेक्ट्रिसिटी का कहना है कि इस पहल से गणेश मंडल सुरक्षित विद्युत प्रबंधन के लिए सक्षम होंगे, जिससे न केवल आपदाओं को रोका जा सकेगा बल्कि सभी भक्तों को एक सुरक्षित, शांतिपूर्ण और आनंदमय उत्सव का अनुभव मिलेगा। मुंबई के गणेशोत्सव में इस तरह की सुरक्षा तैयारियां न केवल उत्सव को सुरक्षित बनाएंगी बल्कि हजारों लोगों के लिए सुखद अनुभव भी सुनिश्चित करेंगी। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना को एक सट्टेबाजी ऐप मामले में पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है। रैना को आज दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय में पेश होना है। वो ऐप के ब्रांड एम्बेसडर बताए जा रहे हैं और ईडी इस केस में मनी लॉन्ड्रिंग की एंगल से जांच कर रही है। इस मामले में सुरेश रैना के अलावा कई अन्य क्रिकेटर्स और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी जांच के घेरे में हैं। इससे पहले भी कई फिल्मी हस्तियों के खिलाफ सट्टेबाजी ऐप्स को प्रमोट करने के लिए केस दर्ज हो चुके हैं। हैदराबाद पुलिस ने हाल ही में सट्टेबाजी ऐप्स को सोशल मीडिया पर प्रमोट करने वाले 25 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। इसमें अभिनेता राणा दागुबाती, प्रकाश राज, मांचू लक्ष्मी और निधि अग्रवाल जैसे नाम शामिल हैं। इससे पहले मार्च में भी 11 लोगों के खिलाफ इसी तरह के मामले दर्ज किए गए थे। पुलिस का कहना है कि ये ऐप्स युवाओं को जुए की लत लगाते हैं और समाज के लिए खतरनाक हैं। अवैध सट्टेबाजी को बढ़ावा देने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे ऐप से होने वाला प्रचार सीधे जुआ कानूनों का उल्लंघन करता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक बार फिर भारत को लेकर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने साफ कहा है कि भारत पाकिस्तान के हिस्से का एक बूंद पानी भी नहीं छीन सकता। अगर ऐसा करने की कोशिश की तो याद रखना, सबक सिखाया जाएगा और कान पकड़ने के लिए मजबूर हो जाओगे। ये बयान ऐसे समय में आया है जब भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया है, जिससे दोनों देशों के बीच पानी के विवाद ने नई उग्रता पकड़ ली है। पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल असीम मुनीर और देश के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भी इससे पहले भारत को कड़ी चेतावनी दे चुके हैं। शहबाज शरीफ के इस बयान ने क्षेत्रीय तनाव को और बढ़ा दिया है। वहीं दूसरी ओर भारत ने चिनाब नदी पर नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। ये प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के सिंधु गांव के पास बनना है और इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई है। फिलहाल आवाज इंडिया समाचारों में बस इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ। जल्द होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।